सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरा मिजाज बचपन से मज़ाहिया था। दूसरे मुलाजिमों से हंसी मजाक में ख़ास लुत्फ़ हासिल होता। उस ज़माने में रेडियो सिनेमा वगैरह का चलन नहीं था। कहीं कहीं थिएटर हुआ करते थे। मैंने दिल के बहलाने को एक बैंजो खरीद लिया। 2 साल की प्रैक्टिस से मैं पूरा माहिर हो गया। कलाई पर घुंघरू बांध कर बजाया करता। मोहल्ले वाले इस फजूल शौक से बाज रहने की तलकीन करते कि उनकी ख़वातीन के ख़यालात पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन उस फजूल शौक ने मेरी कदरें बदल दी। बहरहाल मैं जहाँ भी जाता बेंजू साथ होता। जिस तरह शिकार के शौकीन बंदूक अपने साथ रखते हैं, उन्हीं दिनों में कालाबाग जाने का इत्तेफाक हुआ। गर्मी का मौसम था और अंधेरी काली रात। हस्बे आदत मैंने साज छेड़ दिया। मेरे मेज़बान ने एतराज़ किया कि यह वक्त साज बजाने का नहीं है, मोहल्ले वाले बुरा महसूस करेंगे। मैंने कहा, अच्छा भाई, मैं बाहर चला जाता हूँ, और मेहमान खाने से निकल गया। चर्च पीने का स्वाद भी सुर में रखता था। चर्च भी साथ ले गया और कब्रिस्तान की राह ली, जो मेज़बान के घर से कोई मील भर दूर था। वहाँ जाकर आग सुलगाई और चर्च के खूब कश लगाए। जब सुरूर में आ गया तो एक कब्र के साथ टेक लगाकर सांस छेड़ दिया, घुंघरू भी बांध लिए। कब्रिस्तान में सन्नाटा तारी था। जवानी की रातें उमंगों के दिन थे। मस्ती छा गई। अचानक 3 परियां नमूदार हुई और कहा, शाबाश, डरो नहीं हमसे, हम तुम्हारे साज से मुतासिर हैं। साज बजाते रहो, हम तुम्हें खुश करेंगी। चुनाचे में साज बजाता रहा। वो दीवानावार नाचती रही। मैं भी लय के मुताबिक साज बजा रहा था। आखिर उन्होंने रक्स ख़त्म किया। वक्त रुखसत दूसरी रात का वादा भी ले लिया और दोबारा कहा कि हम तुम्हें खुश करेंगी। मैं उन परिजादियों के हुस्न से मुतासिर हो चुका था। दूसरी रात हाजिरी दी और हालत मस्ती में उन्हें छूकर देखा, लेकिन वो मादी वजूद नहीं था। उन्होंने सिराहत की कि हम शहीदों की अरवाह हैं। फिर तो रात दिन तसव्वुर के आलम में परिजादियां रक्स करती दिखाई देने लगी। मैं ड्यूटी भी दे रहा था, लेकिन दिमाग परिजादियों से मुताल्लिक सोचों में उलझा हुआ था। उनके हसीन मलबूसात मुख्तलिफ रंगों के थे। मैं अंग्रेज़ का ग़ुलाम था। ऑफिसर से इल्तिजा की कि मेरा तबादला कालाबाग कर दें। उन्होंने ईसा खेल ट्रांसफ़र कर दी। मैंने ईसा खेल को भी गनीमत समझा और मौका पाकर कब्रिस्तान चला गया। आजकल वहाँ माल्टे के बाग हैं। वक्त मुलाकात परिजादियों से दरख्वास्त की कि मुझे मादनियात हासिल करने का शौक़ है, मेरी रहनुमाई करें। उन्होंने मुझे खंडरात का पता दिया। मगरिबी जानिब दरियाए सिंध के साहिल पर खंडरात थे। उनकी हिदायत पर मैं वहाँ गया। एक मकाम पर ज़मीन में दबे हुए बर्तन का किनारा पाँव की ठोकर से ज़ाहिर हो गया। जब जायज़ा लिया तो सोने के जेवरात निकले। 50 दाने याकूत, 50 दाने नीलम, जिनका धागा बोसीदा हो गया था। उन दिनों सोना 25 रुपये तोला था। 500 का सोना फरोख्त किया। नीलम के दाने अंग्रेज़ को दिए। उन्होंने खुशनुदी का इजहार किया और काफ़ी इनाम दिया। परिजादियों ने मुझे एक वजीफ़ा भी बता दिया। नमाज फजर से पहले मुसल्ले के नीचे से 500 रुपये बरामद होते। अगरचे कुछ दिन बाद वजीफ़ा बंद हो गया था, जिसकी वजह आगे बताऊंगा। वो परियां सगी बहनें थीं, काशफा, वाहिबा और आइला। वो अपनी इस्मत की हिफाजत में मुकाबला करते हुए तीनों की तीनों शहीद हो गई थीं। 18, 20 और 22 साल की उम्र की थी। वो कहा करती थी कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। मैंने अर्ज़ की कि मैं गरीब मुलाजिम हूँ, कुल 17 रुपये तनख्वाह मिलती है। तभी उन्होंने वजीफ़ा बताया था। उन दिनों मुझे साज के साथ साथ शिकार से दिलचस्पी थी। एक रात मैं बंदूक उठाए शिकार की तलाश में सरगर्म था। गर्मी का मौसम था, घना जंगल। राह रास्त छोड़कर शॉर्टकट से जा रहा था। रास्ता कच्चा था। अचानक किसी ने पीछे से मेरे लंबे लंबे बाल पकड़ लिए। झटके से मेरी बंदूक नीचे गिर गई। मैं इस नागहानी उफ्ताद के लिए तैयार नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि वो डायन थी। लंबे लंबे बाल, बहुत बड़ा कद। रात के वक्त चटकी हुई चांदनी में उसकी आंखें अंगारों की मानिंद चमक रही थी। मैंने भी गैर शऊरी तौर पर उसके बाल पकड़ लिए। उस जमाने में मैं भी कड़ियल जवान था। उसका सर बहुत बड़ा था। आज तक उसकी दहशत याद है। हमारी जोर आजमाई से ज़मीन में गड़े पड़ गए, जैसे दरिंदे लड़ रहे हों। ना वो मुझे गिरा सकी, ना मैं उसे गिरा सका। वो अपने नाखून खंजर की मानिंद मेरे जिस्म पर आजमाती रही। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं बुरी तरह घबरा गया था। कपड़े तार तार हो चुके थे और मैं बरहना हो गया था। मैंने सुन रखा था कि कमज़ोर फरीक दांतों का सहारा लेता है, लिहाजा सर के बाल पकड़े पकड़े मैंने दांतों से उसकी नाक पकड़ ली
اور کچکچا کر اس وقت چھوڑی جب اس کا معقول حصہ میرے منہ میں رہ گیا۔ میرا اپنا خون اور اس ڈائن کا خون دونوں مل کر لال زار کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ناک کٹواتے وقت اس بلا نے ایسی دہشت ناک چیخ ماری کہ زمین و آسمان لرز گئے۔ شکست کھا کر وہ مغرب کی طرف بھاگی اور اسی سمت سے آواز آئی، سنبھل کر رہنا۔ میں نے فوراً بندوق اٹھائی، مگر اتنی دیر میں وہ چھلاوی کی طرح نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ مجبوراً میں واپس آ گیا۔ صبح سویرے سرکاری اسپتال پہنچا۔ وہاں ہندو ڈاکٹر تھا۔ میں نے حال سنایا اور کہا کہ رات نہایت بے چینی سے گزرتی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، اس جنگل میں بڑی بڑی بلائیں آباد ہیں، بعض تو وحشی ہو جاتی ہیں اور جنگل کی باسی بن کر انسانی گوشت پر گزارا کرتی ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر کی خصوصی توجہ سے زخم مندمل ہو گئے۔ تب 9ویں دن میں نے پھر بندوق اٹھائی اور شکار کو چل دیا۔ پہلے کالا باغ جا کر پریزادیوں سے ملاقات کی اور جنگلی عورت کی رودات سنائی۔ وہ بولی وہ ڈائن تھی، اسے ہم نے سزا دے دی ہے اور اسے دریائے سندھ میں ڈبو دیا ہے، اب وہ نہیں آ سکتی۔ گرمی کا موسم تھا۔ میں پریزادیوں سے جدا ہو کر جنگل میں جا نکلا۔ وہاں ایک گھنا درخت نظر آیا۔ جی چاہا کہ اس کے سائے میں آرام کروں، لیکن جب قریب پہنچا تو ایک عجیب دہشت انگیز منظر دکھائی دیا۔ یہ چیڑ کا سینکڑوں سال پرانا درخت تھا اور اس کے اوپر ایک اژدہا بیٹھا تھا۔ اس کا سر کہیں اور دم کہیں پڑی تھی۔ درخت 25 فٹ سے زیادہ بلند تھا اور تنا کم و بیش 60 فٹ قطر کا تھا، یعنی چوڑائی، اور اس نے کم از کم 25 مرلے جگہ گھیر رکھی تھی۔ اژدہے کے کان خاکی رنگ کے گھوڑے کے کانوں جیسے تھے۔ دم اس قدر طویل کے کئی شاخوں پر لدی ہوئی تھی اور وہ خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے سوچا اس موذی کے قتل کا ایسا اچھا موقع دوبارہ کب ملے گا۔ میں نے اس کی کان کی جڑ میں گولی ماری، جس کے رد عمل میں قیامت برپا ہوگی۔ جیسے انجن سے اسٹیم خارج ہوتے وقت آواز نکلتی ہے، دم کی پھنکار سے درخت کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے آ رہی تھی۔ اژدہا موت کی تکلیف سے اونٹ کی مانند بلبلا رہا تھا۔ کوئی گھنٹہ بھر وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ کئی مردہ خرگوش اور چکور اس کے سانس کے ساتھ اس کے پیٹ سے برآمد ہوئے۔ وہ 10 من سے زیادہ وزنی تھا۔ اس زمانے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ سرکار مارکشی پر انعام بھی دیتی ہے۔ جب پتہ چلا تو اس کی ہڈیاں بھی فنا ہو چکی تھی، ورنہ اچھا خاصا انعام حاصل ہوتا۔ اسے موت کے گھاٹ اتار کر میں ایسا خیل آ گیا۔ چند روز بعد چھٹی لے کر میں پھر اسی جنگل میں پہنچ گیا۔ ایک مقام پر کچھ اس قسم کی آواز سنائی دی، جیسے انجن وسل دے رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کسی اژدہے کی آمد ہے۔ میرے سنبھلنے تک اژدہے نے مجھے دیکھ لیا۔ دہشت سے میں پیچھے کی جانب دوڑا اور ایک جھاڑی کی اڑ لے کر نشیب میں اتر گیا۔ اسے مغالطہ ہوا کہ میں جھاڑی میں چھپا ہوا ہوں۔ اس نے فوراً جھاڑی کا محاصرہ کیا اور بل ڈال کر جھاڑی کو زمین سے اکھاڑ دیا۔ میں مڑ مڑ کر تماشات دیکھتا جا رہا تھا۔ کافی دور جا کر خرگوش وغیرہ کا شکار کیا۔ جب عیسیٰ خیل واپس آیا تو پریزادیوں کی یاد ستانے لگی۔ حسرت تھی کہ عیسیٰ خیل میں ہی ملاقات ہو جائے۔ قصہ مختصر 2 دن کے لیے میں کالا باغ چلا گیا۔ رات کو وقت ملاقات پریزادیوں نے وضاحت کی کہ جھاڑی والے اژدہے کو ہم دیکھ رہے تھے، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے ان سے التجا کی کہ میں ملازمت میں ہوں اور وقت نہیں ملتا کہ خدمت میں حاضر ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ وہیں آ جایا کریں۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ مقامی قبرستان میں ملاقات ہوگی۔ میں نے روپوں کی کمی کا اظہار کیا۔ اس بارے میں انہوں نے تسلی دی اور میں واپس چلا آیا۔ ایک رات میں مقامی قبرستان میں گیا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ رات کا وقت تھا۔ پریزادی آ گئی۔ میں نے عرض کی کہ کوئی کھنڈر وغیرہ بتائیں جس میں مال موجود ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن سے 2 میل جانب مشرق ایک پرانا کھنڈر ہے، اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور برآمد ہوگی۔ چنانچہ میں دوسرے دن کھنڈر کی طرف جا نکلا۔ پہلے تو میں نے سرسری جائزہ لیا کہ کوئی سانپ وغیرہ نہ بیٹھا ہو۔ اطمینان کے لیے ٹارچ بھی اندر لے گیا۔ اندھیرے غار میں سینکڑوں چمگادڑ لٹکے ہوئے تھے، جو میری آہٹ سن کر حرکت میں آ گئے، گویا طوفان آ گیا تھا۔ میں بری طرح چمگادڑوں کے نرغے میں تھا۔ لائٹ بند کرتے ہوئے میں نے عالم تخیل میں پریزادیوں کو یاد کیا۔ خدا کی شان کہ تمام چمگادڑ اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ کچھ دور آگے جا کر دوبارہ لائٹ جلائی تو دائیں جانب معمولی سا نشان دکھائی دیا۔ نشان گول تھا۔ میں نے کھرپے کی مدد سے اسے مزید چوڑا کیا۔ اس میں سے مٹی کا برتن برآمد ہوا۔ دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ گیس کی وجہ سے دم گھٹتا جا رہا تھا، لہٰذا میں تیزی سے باہر آ گیا۔ میں نے برتن کو چادر میں باندھا اور چل دیا۔ راستے میں اسے توڑا تو اس میں سے چاندی کے ٹیڑھے میڑھے سکے نکلے۔ یہ سکے میں نے 4 آنے تولہ کے حساب سے ایک بنیے کے ہاتھ فروخت کر ڈالے۔ سکوں کے نیچے نیلم کے کچھ دانے بھی تھے جن میں سوراخ تھے،
وہ मैंने एक जौहरी के हाथ 200 रुपये में फ़रोख्त किए। अंग्रेज़ ऑफिसर मुझसे खुश थे और वक्त अच्छा गुजर रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अलबत्ता परिजादियों की तरफ से खबरदार किया गया था कि ज़रअंदोज़ी से परहेज़ वाजिब है। खाओ पियो और बस, ये दुनिया आर्जी जगह है, गुजारे के लिए सब कुछ मिलता रहेगा। ग़ालिबन इसी ख्याल की बिना पर वजीफ़ा भी बंद कर दिया गया था। परिजादियों को मैं गाहे गाहे रक्स कराता रहता। सांप और डाइन के बाद फिर किसी बला से मेरा तसादुम नहीं हुआ। मैं भी जब तक परिजादियों की झलक न देख लेता बेचैनी सी महसूस करता। उन्हीं दिनों मुझे मज़ीद ट्रेनिंग के लिए जबलपुर जाना पड़ा। आखिरी मुलाकात पर मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं जबलपुर की तरफ ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ। इस बारे में आपका जो हुक्म होगा कबूल करूँगा। परिजादियाँ बोली, ज़रूर जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, फ़िक्र की कोई बात नहीं। मैंने टिकट ली और जबलपुर रवाना हो गया। वहाँ के जंगलात देखकर जी खुश हो गया। मैं तो इन चीज़ों का रसिया था। इन जंगलों में कदीम ज़माने के हैबतनाक खंडर मौजूद थे। दूसरी तरफ दरिया था। बड़े बड़े तालाब नज़ारा अफरोज थे। शहर में लुत्फ़ आ रहा था। एक ख़ास तालाब का नाम भी ख़ास व आम तालाब था। उसके वसत में महल बना हुआ था। सुर्ख पत्थरों का अक्स, खूबसूरत नज़ारा, फितरत में मज़ीद रंग भर रहा था। मैंने उस्ताद से दरख्वास्त की कि मैं कदरे आज़ादी पसंद इंसान वाक़ हुआ हूँ। तो वो बोले, मियाँ आप आज़ाद हैं, इजाज़त पाकर मैं जंगल चला जाता। मुझे इत्मीनान था कि माल की कमी की सूरत में परिजाद गैबी इमदाद कर देंगी। आखिरी तालाब पर एक मंदिर की इमारत थी। उसका इंचार्ज मोहन नामी ब्राह्मण था। उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। उस मंदिर में एक हसीन व जमील दोशीज़ा भी रिहाइश पजीर थी। मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो भी मुझे चाहने लगी। मैं आज़ादाना जंगलों में घूमता फिरता और मंदिरों में बेबाक आया जाया करता। मेरे सास पर हिंदू दिलो जान से फिदा थे, क्योंकि उनके धर्म में सास को ख़ास अहमियत हासिल थी। वो मुझे अकीदत की नज़रों से देखते और गुरुजी कहकर मुखातिब करते। उनका कोई बच्चा बीमार होता तो मैं झूठ मूठ कुछ पढ़कर फूंक देता। रब की शान के बच्चा ठीक हो जाता। दूसरे साल ऐलान पाकिस्तान हो गया और साथ ही खून खराबे ने रंग पकड़ा। रास्ते बंद, शैतानी रक्स उरूज पर, हर किसी को ज़िंदगी के लाले पड़े थे। ट्रेनिंग स्कूल से शिफ्ट होकर मैं मुस्तकिल तौर पर मंदिर में आ गया। मेरे लिए एक कमरा मुख्तस कर दिया गया। मंदिर के बासी अकीदत से फूले न समाते थे। गर्ज यहाँ कोई ख़तरा नहीं था। उन दिनों जबलपुर शहर में 2 माह के लिए एक मशहूर मेला मीना बाज़ार लगा हुआ था, जहाँ दुनिया भर की चीज़ें दस्तयाब थी। तबीयत चूँकि बोझल थी, लिहाजा इमारत देखने को जी चाहा, मगर खून खराबे का अंदेशा शहर से बाहर नहीं निकलने देता था। दिल पर जबर करके लिबास तब्दील करने के बाद मैं मेले की तरफ चला गया। मेरी महबूबा बोली, गुरुजी कहाँ चले? मैंने कहा, ज़रा मीना बाज़ार तक। वो अंगड़ाई लेकर ख़ास अंदाज से मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे भी साथ ले चलें। मैंने कहा, हिंदू मुस्लिम फसाद ज़ोरों पर है, हिंदू हमें एक साथ देखकर सीख पाओ जाएंगे। वो बोली, आप पहली बस के ज़रिए अंधे देवता के बाज़ार के सिरे पर उतर जाइए, मैं दूसरी बस के ज़रिए आन मिलूंगी। प्रोग्राम के मुताबिक मैं पहली बस के ज़रिए मुजव्वज़ा मकाम पर पहुंच गया। वो भी दूसरी बस में सवार होकर मुझसे आन मिली। दोनों दीवाने बाज़ार की तरफ चल दिए। 10 पैसे का टिकट था। मैंने 2 टिकट खरीदे। अंदर जाकर देखा तो अनवाउ इक़साम की अशिया फ़रोख्त हो रही थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि लाखों हिंदुओं में गालिबन मैं ही सिर्फ एक मुसलमान मौजूद था। सुर्ख व सफ़ेद चेहरा मुझे तनी हुई। मेरा पहलवानों का सा डील डोल था। भला मैं कहाँ छुप सकता था? मैंने लड़की से कहा, मुझसे पैसे ले लो, साथ साथ चलने में ख़तरा है। 1 घंटे बाद यहाँ आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। वो बेचारी ठंडी आह भरकर खामोश हो गई और फिर मुझसे जुदा हो गई। रात का वक्त था, लेकिन रोशनियों का तूफान बरपा था। जब वो वापस आई तो हम दोनों बात कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक लठबाज रज़ाकार पर पड़ी। वो छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। मैंने उसे मुतवज्जो पाकर गाली दी, खंजीर के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अचानक ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि हिंदू लड़की को ये मुसलमान अगवा कर रहा है। बस फिर क्या था, हिंदुओं के जथे कौवों की तरह काएं काएं करते हमारी जानिब चले आ रहे थे। पहला सवाल पुजारन लड़की से हुआ, इस मुसले के साथ क्यों बैठी है? मैं तो इसे जानती भी नहीं, पुजारन ने जवाब दिया। मैं तो जानती भी नहीं कि ये कौन है। आप लोगों ने खामखा शोर मचा रखा है। इंतहा पसंद हिंदुओं को यकीन नहीं आया। उन्होंने लड़की को अलग करके मेरा घेराव कर लिया। मैं सटपटा गया। इत्तिफाक से कमानीदार चाकू मेरे पास मौजूद था।
स्प्रिंग खींचते ही दहशतनाक आवाज़ निकली। वो ये देखकर घबरा गए और फिर भगदड़ मची। इसी भगदड़ में दुकानदार की पेटियां उलट गई थी। मैं मौके से फ़ायदा उठाकर गेट की तरफ भागा। खुला हुआ चाकू देखकर गेटकीपर मरूब हो गया। मैं बेतहाशा जंगल की तरफ भाग रहा था। काफ़ी देर के बाद बस के जरिए वापस आ गया। पुजारन मुझे देखकर बलाएं लेने लगी। फिर मैंने उसे फरार का सारा किस्सा सुना दिया और किसी को नहीं बताया। चंद रोज़ के बाद मुहाजिर कैंप कायम हुआ तो मैंने मंदिर वालों से कहा कि वो मुझे इजाज़त दें कि मैं कैंप के ज़रिए पाकिस्तान चला जाऊं। मैं आप लोगों के हुस्न अखलाक को हमेशा याद रखूंगा। क्या करूं, मेरा वतन पाकिस्तान है। वहाँ मेरे माँ बाप बहन भाई मेरी राह में होंगे। मंदिर के बासियों को मेरी जुदाई किसी तौर गवारा ना थी, मगर मजबूरी का क्या इलाज। सब लोगों ने फूलों के हार खरीदे और सुबह सवेरे मदन महल स्टेशन पर हाजिर हुए। उन्होंने मुझे दूल्हे की तरह बनाकर ढोल ताशों के साथ मेरा जुलूस निकाला। मैं भी एक एक करके गले से लगकर जुदा हुआ। जबलपुर से लाहौर मुहाजिर कैंप पहुंच गया और फिर लाहौर कैंप से रुखसत होकर अपने सदर दफ्तर पहुंचा। पिंडी में मुझे सर्विस मिल गई। मैंने 18 साल तक मजीद सर्विस की। खुदा ताला के फजल से किसी चीज़ की कमी नहीं। बेंजू मैंने बतौर तोहफा पुजारन की खिदमत में पेश कर दिया था। वो बेचारी मेरे साथ पाकिस्तान आने की आरजूमंद थी, मगर मैं उसे इस तूफान बला खेज में कैसे संभाल सकता था। पाकिस्तान आकर मैंने दूसरा बेंजू खरीद लिया। मुझे परिजादियों की जियारत अभी भी हो जाती है। शौक़ भी पूरा हो रहा है और दोस्ती भी कायम है। दुआ है कि ज़िंदगी के आखिरी दिन इसी बेफिक्री में कट जाए। वो बड़ी बूढ़ियां भी जो पहले नीलम और उसके घर वालों का मजाक उड़ाया करती थी, अब बड़े दावे से ये कस्में खाकर तस्दीक करने लगी थी कि वाकई नीलम पर जीन आशिक हो गया है। अपने इस दावे के सबूत में वो इन आजमाइशों को पेश करती जिन पर उन्होंने नीलम को परखा था। मसलन कोई कहती, मैंने उस मौसम में जब दूर दूर कहीं जामुन देखने में नहीं आते, नीलम से कहा कि वो अभी इसी वक्त घुले घुले सिया जामुन मंगा दे तो मैं जिन का आशिक होना तस्लीम कर लूंगी। और फिर उसी वक्त नीलम ने उठकर अंगीठी पर से प्याला उठाया तो उसमें पाव भर बड़े मज़ेदार नमक लगे हुए मोटे मोटे जामुन थे। कोई कसम खाकर कहती कि एक दिन उसकी आजमाइश पर वहीं बैठे बैठे नीलम ने ऐसी मज़ेदार और अजीब सी मिठाई खिलाई जो परिस्तान की हो सकती थी, क्योंकि आज तक ऐसी मिठाई ना देखी और ना ही ऐसी लज्जत से ज़बान आशना हुई थी। नीलम के वालिद अब्दुल मतीन म्यूनसिपैलिटी में मुलाजिम थे, मगर नीलम पर जिन के आशिक होने वाली बात ने उन्हें पूरे इलाके की मारूफ शख्सियत बना दिया था। इसके बावजूद जब कहीं से नीलम के रिश्ते का कोई पैगाम ना आया तो वो फिक्रमंद रहने लगे। उन्हें ये शोहरत बदनामी मालूम होने लगी और ज्यों ज्यों नीलम की उम्र ज़्यादा होती गई वो अपनी ही फैलाई हुई बात की तरदीद बड़े शिद्दोमत से करने लगे। बेटी चाहे फ़कीर की हो या ख्वाह बादशाह की, पराया धन होती है और उसका हाथ किसी न किसी के हाथ में देना ही पड़ता है। बेटी सबकी ब्याही जाती है, ये घर बिठाए रखने का सौदा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें घर में बिठाना ही उनकी ज़िंदगी के लिए सूदमंद साबित होता है। फिर जो बेटी इतनी खूबसूरत हो के हाथ लगाए रंग मैला हो, उसके रिश्ते तो घर बैठे आते हैं। साफ जाहिर था कि नीलम के रिश्ते की बात करते हुए लोग डरते थे और यही डर अब नीलम के वालिद पर असरअंदाज हो रहा था। वो अक्सर नीलम की माँ से सवाल करते कि नीलम का क्या बनेगा। नीलम के मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर नगीना खानम भी हद दर्जा परेशान हो जाती। वो इंतहाई पछतावे के साथ ये महसूस करने लगी थी कि 2-4 साल में नीलम की जवानी ढल जाएगी, फिर तो अच्छे रिश्ते मिलने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्या मेरी चांद सी बच्ची यूं ही डाल पर लगे फूल की तरह मुरझा कर रह जाएगी। जब वो इस जाविये से सोचती तो उसे अपने मुतालिक यह फैसला करना पड़ता कि बेटी के हक़ में उसने डाइन का किरदार अदा किया है। उसने नीलम पर जीन आशिक होने का ढंढोरा पीट कर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। हकीकत भी यही थी कि शुरू में खुद नगीना खानम मज़े ले लेकर इस बात का चर्चा किया करती, हालांकि उसने कभी जिन की झलक तक न देखी थी, मगर हल्फिया बयान करती कि ठीक रात के 12 बजे दरवाज़ा बड़े ज़ोर से खुलता है, सब घर वाले जाग जाते हैं, मगर किसी में इतना दम नहीं होता कि बिस्तर से उठ सके। सब अपनी अपनी जगह दम साधे पड़े रहते हैं। नीलम किसी से बातें करती रहती है, कभी खानों की, कभी मिठाइयों और कभी फलों की खुशबुओं से कमरा महक उठता है। घंटे 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मोहल्ले की औरतें अचंभे, दिलचस्पी और बेयकीनी के आलम में मुहैयरुल अक़ुल बातें सुनती रहती और फिर जब दूसरी औरतों से मिलती तो इन्हीं अनोखे और हैरत अंगेज़ वाक़यात को
مزید رنگ آمیزی کے ساتھ اپنے آپ کو چشمدید کہہ کر سناتی۔ نیلم محلے کی تمام کنواری لڑکیوں میں سب سے بڑی عمر کی تھی۔ اس کے سامنے 14-15 سال کی لڑکیاں ڈولی میں بیٹھ کر سسرال رخصت ہو چکی تھی۔ جو بھی بیٹھی تھیں ان میں زیادہ سے زیادہ 16 سال کی ہوں گی۔ صرف وہ تھی جو 20 برس ہونے کے باوجود ماں کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی۔ حسن کی وہ دمک جو اس کے وجود سے پھوٹتی تھی سردیوں کی دھوپ کی مانند دھندلی پڑنے لگی تھی، تاہم اس کے چہرے پر کبھی کسی پریشانی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی، جیسے کوئی اندر ہی اندر اسے گدگدا رہا ہو۔ ہر جمعرات کو صبح نہا دھو کر نیا جوڑا پہنتی خوشبو لگاتی اور پھر کتنی ہی دیر تک کمرے میں بند رہتی۔ جب پہلی مرتبہ نیلم نے یہ عمل کیا تھا اور ساری دوپہر وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی تو اس کی ماں فکر مند ہو گئی۔ وہ گلا پھاڑے نیلم کو پکارتی رہی، دروازہ پیٹ پیٹ کر اپنی ہتھیلیاں سرخ کر لی تھی، پھر بھی نیلم نے ہنکارا نہ بھرا۔ دروازہ کھولا تو اس نے خوفزدہ ہو کر محلے والیوں کو جمع کر لیا۔ سب عورتیں فکر مند ہو کر عجیب عجیب قیاس آرائیاں کرتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ کبھی انہیں یہ ڈر لگنے لگتا کہ ابھی جن باہر نکلے گا اور سب کو کھا جائے گا، کبھی ان پر یہ خوف غالب آ جاتا کہ دروازہ توڑ کر جب اندر پہنچیں گے تو نیلم مری ہوئی ملے گی۔ مگر جب دروازہ کھلا تو نہ جن نمودار ہوا اور نہ نیلم مری ہوئی ملی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوشباش اور تر و تازہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ نیلم نے یہی خاص عمل کیا۔ اس کی ماں نے 1-2 بار جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ نیلم کمرے میں بند ہو کر کیا کرتی ہے، مگر ہر بار وہ ایسی گری جیسے کسی نے بڑے زور سے اسے دھکا دے دیا ہو۔ پھر تو اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ایسے موقع پر وہ بند دروازے کی طرف دیکھنے تک کی ہمت نہ کر سکی۔ نیلم کی سہیلیاں بھی نیلم سے ڈرتی تھی۔ ڈر کے ساتھ ساتھ انہیں رشک بھی ہوتا تھا۔ کبھی کوئی سہیلی جن کے بارے میں پوچھ بیٹھتی تو وہ بڑے چٹخارے لے کر پرستان کی باتیں سناتی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ کمرے میں کوئلوں سے بھری انگیٹھی دہک رہی تھی۔ ایک چارپائی پر نیلم کے والد، والدہ، خالو اور خالہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے سامنے والی چارپائی پر نیلم اپنی خالہ زاد بہن اور 2-3 سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی پہیلیاں بوجھ رہی تھی کہ اچانک نیلم کی چادر سر سے پھسل کر انگیٹھی میں جا پڑی۔ شکیلہ چلائی، ارے نیلم کی چادر جل گئی۔ خالو نے پلٹ کر انگیٹھی میں سے چادر اٹھائی تو سرخ کوئلے اسی طرح دہک رہے تھے اور چادر جلنا تو درکنار گرم بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو گئے اور پھر ساری رات نیلم کے بچپن سے جوانی تک رونما ہونے والے واقعات دہرائے جاتے رہے۔ نیلم کے خالو نے تمام واقعات کو سچ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بس فرضی قصے ہیں جنوں بھوتوں کے۔ اول تو وہ قائل ہی نہیں، اور بالفرض محال جنات کا تسلیم ہونا تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ کوئی جن نیلم پر عاشق ہے۔ یہ ذہنی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ سب لوگ وہم میں مبتلا ہیں۔ نگینہ خانم کو اپنے بہنوئی کی اس بات پر تاؤ آ گیا اور وہ بولی کہ جس تن لاگے وہی جانے اور نہ کوئی جانے۔ تمہیں کیا پتا ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ علاج معالجے میں کسر نہیں چھوڑی، تعویذ گنڈے بھی کرا کے دیکھ لیے، دیوبند لے جا کر جھاڑ پھونک بھی کرا چکے، مگر نہ نیلم کو جن کی بیماری سے نجات ملی نہ ہمارا وہم دور ہوا۔ اب تم ہی اس کا علاج کرا دو، آخر تمہاری بھی تو کچھ لگتی ہے۔ خالو نے مسکرا کر کہا، اس کا علاج بہت آسان ہے، نیلم کی شادی کر دو، جن چلا جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رشید کی بات سن کر دونوں میاں بیوی نے ٹھنڈی سانس بھری اور اداس ہو گئے، کیونکہ یہی تو وہ مسئلہ تھا جو کہ حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں بات چیت ہونے لگی اور رشید نے چٹکیوں میں یہ مسئلہ یوں حل کر دیا کہ نیلم کا رشتہ اس کے لڑکے نذیر سے کر دیا جائے۔ اگرچہ نذیر کسی لحاظ سے بھی نیلم کا جوڑ نہیں تھا، اس کے عادات و اطوار اچھے نہیں تھے، کبوتر بازی کا شوق اور جوا کھیلنے کی لت تھی، اکڑ باز اور گستاخ پرلے درجے کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ابھی تک شادی نہ ہو سکی تھی اور نگینہ خانم اپنے بھانجے کی بجائے کسی اچھے رشتے کی توقع کر رہی تھی۔ جب کہیں سے رشتہ نہ آنے کی آس رہی تو یہی غنیمت سمجھا کہ گھر کی بلا گھر میں ہی کھپ جائے تو اچھا ہے۔ شادی کے بعد کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو کم از کم رسوائی سے بچے رہیں گے۔ یہی کچھ سوچ کر نگینہ خانم اور عبد المتین نے پیشکش قبول کر لی اور چٹ منگنی پٹ بیا کے مصداق دن بھی مقرر ہو گیا۔ کفیل بھی نچت ہو گئے اور نیلم کے والدین کی الجھن بھی دور ہو گئی، مگر دن مقرر کیے جانے کے بعد جو رات آئی وہ کفیل پر بہت کڑی گزری۔ وہ ساری رات تھوڑے تھوڑے وقفے سے چیختے چلاتے رہے۔ یوں ہوتا رہا کہ جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی کوئی ان کی چھاتی پر سوار ہو کر گلا گھونٹنے لگتا اور وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھتے۔
सुबह हुई तो उनका रंग जर्द और आंखों से वहशत टपक रही थी। खाना खाने को बैठते तो अचानक उनके सामने से सालन और रोटियां गायब हो गई। चाय पीने लगे तो गरम गरम चाय का प्याला मुंह पर ऐसे उंडेला गया कि सारा चेहरा सुर्ख हो गया। किसी बात की आस लगकर टूट जाए तो ज्यादा दुख होता है। नीलम की माँ बाप को भी अब पहले से कहीं ज्यादा फिक्र हो गई थी। उनका खदशा ठीक ही निकला। कफील ने खतौली जाते ही खत लिख दिया कि नीलम का रिश्ता नज़ीर से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत आवारा है और वो नीलम की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहते। वैसे भी अंदेशा है कि उसके रिश्ते के बाद उनके ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं। अलबत्ता एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है, भाई अब्दुल मतीन आकर लड़का देख जाए। लड़के का बाप देवबंद का पढ़ा हुआ मौलवी है, लड़का भी बहुत अच्छा है, तालीम याफ्ता घराना है। उस खत ने अब्दुल मतीन की टूटती उम्मीदों को एक नया सहारा फराहम किया और वो खतौली पहुंच गए। लड़का देखा, शक्ल सूरत का खूबरू सेहतमंद नौजवान था। रस्मी बातचीत के बाद मौलवी साहब को अपने घर आने की दावत दी। वो लोग आए तो नीलम को देखकर रीझ गए। नीलम दबी जबान से शादी के खिलाफ एहतजाज करती रही। अपनी सहेलियों की वसातत से ये तक कहलवाया कि अगर उन्होंने उसकी शादी की तो उससे हाथ धोने पड़ेंगे, मगर किसी ने उसकी धमकियों पर तवज्जो न दी। ईजाब कबूल के मौके पर बड़ी बूढ़ियों और नीलम की सहेलियों ने हर चंद जोर मारा कि वो हाँ कह दे, मगर नीलम टस से मस न हुई। फिर न जाने किस लड़की ने नीलम की बगल में मुंह घुसाकर हौले से हूँ कर दी और इर्द गिर्द जमा औरतें बैक जबान पुकारी। हाँ हो गई। मुख्तसर सी रसूमात के बाद नीलम को डोली में बिठाकर ससुराल रुखसत कर दिया गया और अब्दुल मतीन ने सुख का सांस लिया। अगरचे दिल में अब भी बहुत से वसवसे और धड़के समाये हुए थे, मगर वक्ती तौर पर ही सही वो अपने फर्ज से सुबुकदोश हो गए थे। लेकिन उनका ये सुकून और इत्मीनान देर पर साबित न हुआ, बल्कि ये एक ज़बरदस्त तूफान बनकर उनकी खुशी और मुसरतों को हमेशा के लिए मलिया मेट कर गया। दूसरे दिन वो चंद रिश्तेदारों के हमरा बेटी को लेने खतौली पहुंचे तो बेटी की बजाय उसकी लाश से गले मिलना पड़ा। शादी का घर मातम कदा बना हुआ था। इस जवान और अचानक बल्कि हैरत अंगेज मौत की खबर सुनते ही कुर्बो जवार के लोग मौलवी साहब के घर में जमा हो गए। औरतें उस परी पैकर हसीना नीलम का दीदार करने के लिए एक दूसरे पर टूटी पड़ रही थी, जिसके मुतालिक ये चर्चा सुना था कि उस पर जिन आशिक था। मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयाँ और कयास आराइयाँ की जा रही थी। हर एक की ज़बान पर यही जिक्र था कि जिन ने नीलम की जान ले ली है। मौलवी साहब ने अब्दुल मतीन को तसल्ली देते हुए सारा माजरा सुनाया। वाक़ियात के मुताबिक जैसे ही नीलम दुल्हन बनी उनके घर में उतरी, बार बार बत्तियां बुझ जाती रहीं। चराग और दिए तो खैर हवा के झोंकों से बुझ सकते थे, मगर हैरत यह थी कि लालटेन भी गुल हो जाती थी। घर वाले इस खिलाफे मामूल अंधेरे से डर गए। फिर भी जब दूल्हे ने दुल्हन के कमरे में कदम रखा तो दुल्हन ने दूल्हा को डांट दिया कि खबरदार मुझे हाथ ना लगाना, वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं होगी। दूल्हे ने हैरान होकर इस धमकी की वजह पूछी तो दुल्हन ने बताया कि उस पर जिन आशिक है और जो भी आदमजाद उसे दस्त दराजी करेगा, जिन उसे जान से मार डालेगा। दूल्हे ने उसकी इन बातों को मक्कर और चिलत्तर समझते हुए अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो उसे अपनी दुल्हन पहली बार शेरनी के रूप में नजर आई, दोबारा चुड़ैल दिखाई दी और तीसरी बार नागन बनकर उसे लिपट गई। वो दहशतज़दा हो गया और चीख मारकर कमरे से बाहर निकल आया। मौलवी साहब बेटे की जुबानी ये रुदात सुनकर खुद दुल्हन के कमरे में गए और तंजन कहा, दुल्हन, हमने पहले ही सुन रखा है कि तुम पर जिन आशिक है, लेकिन हमें कायल करने के लिए तुम्हें सबूत देना होगा। सुना तुमने, इस शादी पर मैंने 30,000 रुपये खर्च किए हैं। उस ज़माने में यह खती रकम समझी जाती थी। अपने जिन से हमें ये रुपये मंगवा दो, हम मान जाएंगे कि तुम सच्ची हो, वरना याद रखो तुमने सबको उल्लू बना लिया। मगर यहाँ तुम्हारे चिलत्तर नहीं चलेंगे, मैं जिन उतारना जानता हूँ, समझी। सारी रात घर में यही बातें होती रही कि दुल्हन बहुत चालाक है, उसकी किसी से आशनाई है, शादी से बचने के लिए जिन का ढोंग रचा रखा है। मगर सुबह उठे तो मौलवी साहब ये देखकर दंग रह गए कि उनके सरहाने एक मखमली थैली रखी थी जिसमें पूरे 30,000 रुपये थे। जैसे ही घर वालों को उस रकम का इल्म हुआ, सबको यकीन हो गया कि वाकई नीलम पर जिन आशिक है। किसी की भी नीलम के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी दिन चढ़े मौलवी साहब डरते डरते कमरे में गए तो ये देखकर उनके पांव तले से ज़मीन ही निकल गई कि नीलम दुल्हन बनी सेज पर मुर्दा पड़ी थी। बस फिर क्या था, ज़रा सी देर में खलबली मच गई और यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। कुछ देर में नगीना खानम और दीगर रिश्तेदार भी पहुंच गए। रो धोकर नीलम की मैयत तैयार की गई। जनाजा उठा तो हर आंख अश्क बार थी। नीलम की माँ धाड़े मार मार कर रो रही थी
اور نیلم کے سسرال والوں کو کوس رہی تھی کہ انہوں نے میری بچی کو مار ڈالا۔ جنازے کے ساتھ اتنی بھیڑ تھی کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے جنازے میں بھی اتنے لوگ آج تک شریک نہیں ہوئے تھے۔ جنازہ قبرستان پہنچا تو قبر تیار تھی۔ 4 آدمیوں نے پردہ تانا اور گورکن نے کہا، ذرا سنبھل کر اور کھینچ کر میت اٹھانا۔ ایک نے سرانے سے کفن پکڑا اور دوسرے نے پائنتی کی طرف سے، اور کلمہ شہادت کہتے ہوئے میت کو اٹھانا چاہا تو کفن اوپر اٹھایا۔ دونوں آدمیوں کی چیخ نکل گئی اور کفن ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ وہ کفن خالی تھا۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے سائمہ صاحبہ راولپنڈی پاکستان سے، سرفراز صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، غلام عباس صاحب ہیں نواب شاہ سندھ پاکستان سے، ندیم صاحب ہیں شرقپور شریف پاکستان سے، وسیم صاحب انڈیا سے، عرفان خان صاحب ہیں یو پی رامپور سے، سائمہ صاحبہ ہیں احمد آباد انڈیا سے، اور جلال الدین اکبر صاحب ہیں کامرا پاکستان سے۔ دوستو ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے کئی دنوں سے اردو گیلیکسی کے نام سے میں کئی چینلز دیکھ رہا ہوں جو کہ بالکل بھی میرے نہیں ہیں۔ میرا بھی فی الحال صرف ایک ہی یوٹیوب چینل ہے اردو گیلیکسی، جس کا ہینڈل ہے 321۔ تو بس دوستوں سے گزارش ہے کہ میں کسی اور چینل کو آن نہیں کرتا، میرا یہی ایک آفیشیل چینل ہے۔ اگر کوئی دوسرا چینل لانچ کروں گا تو آپ لوگوں کو ضرور مطلع کروں گا۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔